नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सभी निलंबित सांसदें होंगे बहाल, बजट सत्र आज से। सरकार ने किया विपक्ष के साथ खटास खत्म करने का फैसला, कल पेश होगा अंतरिम बजट। और सरकार के अनुरोध पर दोनों सदनों के 14 सदस्यों का निलंबन रद्द करने का फैसला लिया है। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। आज होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण और 10 दिन के सत्र में होंगी 8 बैठक। देखिए आप सभी जानते हैं इस बात को, क्या जानते हैं कि संसद की बात करें तो आप देखिए संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। राज्यसभा राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों की परिषद होता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगन करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ और नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव 1951-52 में आयोजित किए गए थे। प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी, ये याद रखिएगा। अब संसद की अगर हम सत्र की बात करें तो आप देखेंगे प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। एक आप देखते हैं बजट अधिवेशन होता है, ये फरवरी से मई के बीच में। मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त के बीच में। शीतकालीन अधिवेशन आप देखेंगे नवंबर से दिसंबर के बीच में, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बजट आएगा ना, तो उसी की बात हो रही है। बजट की बात करें तो आप देखेंगे कि संविधान में डायरेक्ट बजट शब्द नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 को आप लोग पढ़ेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। आप लोग भी तो स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपना बजट बनाते होंगे ना कि इस महीने इतना पैसा खर्च होगा, आगे इतना खर्च होगा। तो उसी तरह से आप देखते हैं कि बजट होता है आने वाले साल के लिए। और जो आप देखते हैं कि सर्वेक्षण होता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण, वो आप देखते हैं कि पिछले साल जो निकल चुका होता है उसमें जो आप देखते हैं कि रहता है, उसी की बात होती है। ठीक है, लेखा जोखा होता है एक तरह से। लोकसभा चुनाव के लिए सपा के 16 उम्मीदवार घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। आप देखेंगे तेजस्वी यादव से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। जमीन के बदले नौकरी घोटाले की बात हो रही है। और देखिए ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की सजा हुई। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद इमरान खान, उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री साहेब महबूब कुरैशी को गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप देखिए पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, और आपने देखा होगा मैंने तब भी कहा था जब इनकी कुर्सी गई थी कि अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इन्हें सजा हो सकती है, मौत की सजा दे दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो कोई आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान है। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से, ये भी याद रखिए। भाजपा के नेता की हत्या में 15 पीएफआई सदस्यों को मृत्यु दंड। ये भाजपा नेता संजीव श्रीवास्तव हत्याकांड में मंगलवार को केरल के अलप्पुआ में न्यायालय में से मृत्यु दंड पाने वाले पीएफआई सदस्यों को जेल भेजती पुलिस। ये आप देखिए पॉपुलर जो प्रतिबंधित संगठन है ना, इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसी के सदस्य हैं। और 2021 में घर में घुसकर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव श्रीनिवासन को मार डाला था। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा महान शहीद को आज आखिरकार न्याय मिला है। और अदालत ने क्या कहा है, सभी दोषियों को मौत की सजा देना पूरी तरह उचित है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जघन्य अपराध को कंफर्ट जोन यानी कि पीड़ित के घर में ही उसकी मां और पत्नी और नाबालिग बच्ची की उपस्थिति में अंजाम दिया गया। यह सब कुछ अपराध की क्रूरता से को दर्शाता है। तो उसी की बात हुई है। ये लुका छिपी के बाद रांची पहुंचे हेमंत, आज होगी पूछताछ। ये झारखंड के सीएम ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ की बैठक, पत्नी कल्पना भी मौजूद रही। महागठबंधन के विधायकों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं, हर परिस्थिति में रहेंगे एकजुट। देखिए आप लोग देखेंगे कि जमीन घोटाले में इनका भी नाम है ना, जमीन घोटाले से इनकी भी ईडी पूछताछ कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री है तो उन्हीं की बात हो रही है। ये झारखंड देख लीजिए,
देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आपको झारखंड देखने को मिलेगा। बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों के मन में एक सवाल आता है और आप लोग पूछते भी रहते हैं कि ये ईडी सीबीआई है जो, इनका दुरुपयोग हो सकता है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल होता है, और कांग्रेस के समय में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। लेकिन हर मामले में नहीं कह सकते हम लोग। वो तो जांच के बाद मालूम ही चलेगा कि वो निर्दोष है, तो साफ कह देंगे कि वो इसका दुरुपयोग हुआ है। अगर निर्दोष नहीं है तो उसका उपयोग नहीं हुआ है। तो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड को राज्य बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से राज्यों में पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो और उत्तर प्रदेश से लगती है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड, ये भी याद रखिएगा। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट बाद मित्र को देने का आदेश। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी में हुए एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट की प्रति स्वयंभू विश्वेश्वरैया ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में दाखिल मुकदमे के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को सौंपी जाएगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह आदेश दिया। बनारस में भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ जो ज्ञानवापी मस्जिद है ना, वो सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। नौसेना समुद्री लुटेरों से छुड़वाए 19 पाकिस्तानी। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में एक और ईरानी ध्वज बाली मछली पकड़ने वाले जहाज को अपहरणकर्ता से छुड़वाया है। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 19 लोग पाकिस्तानी थे। कुछ ही घंटों में नौसेना ने 2 सफल कार्रवाई की है। देखिए अभी काफ़ी हम लोग मदद कर रहे हैं लोगों की, और दुनिया की कह लीजिए। नक्सलियों से मुठभेड़, 3 जवान बलिदान हुए। छत्तीसगढ़ में तलाशी अभियान पर निकले थे जवान, 14 घायल। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के भी मारे जाने व कुछ के घायल होने की सूचना है। देखिए नक्सल की बात करें तो ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। क्या है? ये हमारे ही देश के लोग हैं। अब आप कहोगे कि नक्सल होता क्या है? नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था, और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी आप लोग कहते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई। लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को हुए चंडीगढ़ निगम के चुनाव में भाजपा ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर बहुमत वाले आप कांग्रेस गठबंधन के साझे उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हराकर मेयर बने हैं। यहाँ आप देखिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास एक तरफा बहुमत था, उनके पास बहुमत था, लेकिन फिर भी आप देखिए उनके 8 वोट कैंसिल हो गए और बीजेपी चुनाव जीत गई। राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर लगेगी रोक। राजस्थान में के स्कूलों और मदरसों के में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस पहन के आने के नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए। अब यहाँ भी आप देखते हैं कि होने लगा है, चुनाव खत्म हो गया ना, तो हमारे देश में आप देखते हैं जाति, धर्म, राजनीति, यही सब तो चलता है, मंदिर, मस्जिद, और उसी का परिणाम भी हम लोग भुगतते रहते हैं। ये राजस्थान है, जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, ये भी याद रखिएगा। आप लोगों से एक मेरा सवाल है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। इस तरह के टॉपिक पर कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। आप क्या मानते हैं कि स्कूल की जो ड्रेस रहती है सभी को उसी ड्रेस में आना चाहिए, या अपने धर्म का कोई भी जो भी वस्त्र होता है उसे, जो मान्यता होती है, जो आप वो मानते हैं, उसे पहन के आना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी राय है इस पर, आप दीजिएगा। अंतरिम बजट में नारी शक्ति की हो सकती है जयकार। 96 करोड़ कुल मतदाता देश में, इनमें आप देखिए 47 करोड़ महिलाएं हैं। हाल के चुनाव में महिलाओं में मतदान के प्रति रुझान बढ़ा है। कई राज्यों के चुनाव में वोटिंग में महिलाओं रही आगे। अब आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं ने ही तो जिताया, देखा वो लाडली बहना योजना। चुनाव से पहले देश की आधी आबादी को साधने की सरकार की तैयारी। शिक्षा, स्वास्थ्य व उन्हें सशक्त बनाने से संबंधित कुछ अहम घोषणाएं हो सकती है। आने दीजिए बजट, देखते हैं क्या होता है।
ये अंतरिम बजट है कि पूरा बजट नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि चुनाव है ना लोकसभा का, इसलिए। मालदीव में विपक्ष आग्रह, मोदी से माफी मांगे मुइज्जू। ये आप देखते हैं कि जैसे ही लक्षद्वीप गए ना मोदी साहब, तो इकोनॉमी पे, मालदीव की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। माली राजधानी है मालदीव की। दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई गई चिप। रविवार को दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में चिप लगाई गई है। न्यूरा लिंक कंपनी के संस्थापक और अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने दावा किया है कि प्रयोग सफल रहा है। मरीज के दिमाग में लगे चिप को दिमाग की कोशिकाओं से सीधे संकेत प्राप्त कर जानकारी रिले करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। मवेशी चरान से रोकने पर लद्दाखियों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। चीनी सैनिकों को पत्थर फेंक कर भगाया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चेहरा गांव में 2 जनवरी की घटना है। पार्षद ने प्रसारित किया वीडियो। ये आप देखिए, यहाँ की बात हो रही है। ये लद्दाख है, चाइना है, तो यहाँ हमारा विवाद चल रहा है ना, चाइना कब्जा किए हुए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों के बीच, आपने सुना होगा, लद्दाख में एलएसी के पास। ये आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। माफी चाहता हूँ। दिल्ली को जल्द मिलेगा 5वां ओल्ड एज होम। दिल्ली सरकार पश्चिम बिहार में बना रही आधुनिक सुविधाओं से लेस सावित्रीबाई फुले सीनियर सिटीजन होम। वहाँ 96 बुजुर्गों के रहने की होगी व्यवस्था। मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो और किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये आप देखिए, हमारे देश की और हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की सबसे बुरी स्थिति कह लीजिए, पतन कह लीजिए आप लोग, कि सरकार को आप देखिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। अब हमारे आपके माँ बाप ही इसमें जाएंगे। और मैं कई बार देखता हूँ जाकर, यार आप देखिए कि बड़े बड़े घर के लोग, कोई पॉलिटिशियन है, कोई आईएएस अधिकारी है, बड़े बड़े पद पर है, उनके माँ बाप भी ओल्ड, जो इस तरह का आप देखते हैं कि ओल्ड एज होम है ना, वृद्धाश्रम कह लीजिए आप लोग, वहां उनके माँ बाप मिलते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है उन्हें। अब सोच के देखिए कि हमारी स्थिति क्या रहेगी। हमारी भी आने वाली पीढ़ी भी तो हमारे लिए यही करेगी। पीएम ई बसों के लिए चार्जिंग ढांचे को मंजूरी। ये आप देखिए कि देखिए, अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे तो उसके चार्जिंग के लिए ढांचे भी बनाने पड़ेंगे, तो उसी को लेकर बात हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अलगाव नहीं, भाईचारे को बढ़ावा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारे। अमेरिकी राजदूत गारसिटी को दिया जवाब, कहा जो हमें आंखें दिखाएगा उसे नतीजे भुगतने होंगे। गारसिटी बोले आत्मनिर्भरता का राग भारत के लिए सही नहीं है। देखिए राजनाथ सिंह। अमेरिका ने H1 वीजा रिन्यू करने के को शुरू किया अभियान, आप देखेंगे। उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला पुरस्कार मिला है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और धोर्डो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी को लोगों की पसंद श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। चलिए, अच्छी बात है। इसमें उड़ीसा देखना है आप लोग, उड़ीसा देख लीजिए। ये आपको उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ आप देखिए, रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। रामलला की एक कलात्मक प्रतिमा इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में शामिल की गई थी। उड़ीसा की झांकी ने डायक की पसंद श्रेणी में पहले स्थान पर रही, जबकि गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने बताया कि जज वर्ग में गुजरात दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। और लोगों की पसंद श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। चलिए, अच्छी बात है। और 2022 में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की झांकी को ने शीर्ष पुरस्कार जीता था। और उस वर्ष की झांकी एक जुलाई एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी।
ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को कटने से बचाना राज्य का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट का ताज टेपेजियम जोन में सड़क के लिए पेड़ों को काटने का मामला है। आप सोचिए, कोर्ट को कहना पड़ रहा है। हम अपनी तरफ से आप देखिए कोशिश ही नहीं कर रहे, हम सोच ही नहीं रहे। और आपने देखा है कि पेड़ों का महत्व हमारी जिंदगी में कितना है। कोरोना महामारी में आपने देखा है सांसों के लिए लोग तरस गए। और मैं तो कहता हूं कि फेफड़ों का एक हिस्सा पेड़ होते हैं, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो बदल रहे हैं, फिर हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। पूरी एक चक्रीय प्रक्रिया है। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। कॉलेज के समय के दौरान फैकल्टी के प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी लगाया गया प्रतिबंध। एनएमसी ने जारी किया दिशा निर्देश, घोस्ट फैकल्टी की समस्या से निपटने में मिलेगी मदद। एएमयू मामले को सामाजिक न्याय व बराबरी के आधार पर परखा जाए। एएमयू ना तो अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया और ना ही अल्पसंख्यकों से प्रशासित है। एक अन्य पक्षकार ने कहा कि कोर्ट पहले अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय करे। ये आप देखिए कहाँ चल रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि विवाद बना हुआ है, तो उसी पर कह रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। ये आप देखिए जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, और इन्होंने कहा है कि कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि एएमयू के गठन 1920 के एक्ट से हुआ था। एएमयू ने ना तो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था और ना ही उनके द्वारा प्रशासित होता है। मेहता ने अपनी दलीलों के समर्थन में एएमयू एक्ट में समय समय पर हुए संशोधनों का जिक्र करते हुए उन संशोधनों के दौरान संसद में बहस का कोर्ट में हवाला दे दिया। साथ ही एएमयू पर संविधान सभा की बहस का भी जिक्र किया। कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का देश का बेहतरीन संस्थान है। उन्होंने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने के परिणाम बताते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी के साथ जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद का खंड 5, जिसे पहले अब्बाद कहा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने फैसले में उसे विस्तारित बराबरी कहा है। मालूम हो कि अनुच्छेद 15(5) कहता है कि राज्य एससी और एसटी पिछड़े आदि को बराबरी पर लाने के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ज्ञात हो कि इसी उपबंध के तहत आरक्षण लागू होता है आपका। चलिए देखते हैं क्या होता है, कोई फैसला आता है या नहीं। ये आप देखिए, एएमयू में परास्नातक कोर्स में मुसलमानों को 50% आरक्षण देने के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमा जीतने वाले पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश त्रिवेदी ने भी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध किया है। अब आप देखिए, ये राजनीति से जुड़ी ही खबरें हैं, और राजनीति तो हमारे देश में होती ही है। ईमानदारी से कुछ हो रहा है तो राजनीति ही हो रही है। तो खबरें देखते रहा करिए, मजे लेते रहा करिएगा, दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू आप देख रहे हैं कि फिर बीजेपी में जा पहुंचे हैं। आप लोग बताइए, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे जरूर लिखिएगा, लिखा करिएगा। आप गूगल का सहारा ले लिया करिएगा, लिखा लेकिन जरूर करिएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर संधू राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। अपने परिवार से में पहले ग्रेजुएट बने थे सतनाम सिंह। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव रसूलपुर के किसान परिवार में हुआ था जन्म। सतनाम सिंह संधू का जन्म। 100 विद्यार्थियों से की कॉलेज की शुरुआत। आज 60 देशों के 50,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अच्छी बात है। बीएचयू बना रहा उत्तर भारत का मानव डीएनए बैंक। 5 वर्ष में विभिन्न जातियों व जनजातियों के एकत्रित होंगे लगभग 50,000 नमूने। वाराणसी स्थित बीएचयू की बात हो रही है। देख रहे हैं, रामलला की बातें भी हो रही हैं। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो भी चुका है। अमेरिका के ह्यूस्टन में आसमान में लहराया जय श्री राम का बैनर, देख लीजिए। राजनेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए। बंगाल के राजनीतिक टिप्पणीकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी। कहा, आजकल पत्रों व साक्षात्कारों के संबंध में जजों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। 2020 में ट्विटर अब एक्स पर कुछ टिप्पणियां की गई थी। 19 अगस्त 2020 को याचिकाकर्ता ने असम के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अपनी टिप्पणी के सार्वजनिक माफी मांगी थी, देख लीजिए।
अदालत की ओर से फैसला लेने में देरी पर याची क्यों भुगते खामियाजा। भर्ती के 10 साल बाद एक उम्मीदवार को आईटीबीपी कांस्टेबल नियुक्त करने पर विचार करने का आदेश दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। हमारे यहाँ अदालत में भी यार लंबा टाइम लगता है, तो आप देखिए उसकी भी आलोचना की जाती है। रेलवे बोर्ड ने दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति देने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर पुलिस में राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ रोकने की पहल। विदेश जाने से पहले और लौटने पर अधिकारी साझा करेंगे जानकारी। भारत विरोधी सम्मेलनों और दावतों में बुलाकर संपर्क बढ़ाने का करते हैं प्रयास। खाड़ी और यूरोप में सक्रिय ऐसे तत्व को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है, तो जरूर याद रखिएगा। विदेश यात्रा में इसका करना होगा पालन। बीफिंग और डी बीफिंग की प्रक्रिया को जम्मू या कश्मीर में स्थित एसएसपी सीआईडी विशेष शाखा के जरिए पूरा किया जाएगा। एसएसपी अधिकारियों को बताएंगे कि उन्हें विदेश में क्या क्या सावधानी बरतनी है, वहाँ किस तरह का आचरण करना है और किन लोगों से बचना है। अगर कोई आवंटित तत्व उनके संपर्क में आता है तो उसे कैसे बचाव करना है। जब वह विदेश से लौटेंगे तो उन्हें पूछे जाने पर बताना होगा कि वह किन स्थानों पर गए व किससे मिले, और उनकी जानकारी को अन्य सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सत्यापित भी किया जाएगा। और सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और उनके विदेश जाने वाले उनके अधीनस्थ ब्रीफिंग व डीब्रीफिंग सत्र में भाग लेंगे। चलिए, क्यों उठाया ऐसा कदम? तो खाड़ी यूरोप में विभिन्न देशों के अलावा अमेरिका और तुर्की में कट्टरपंथी और अलगाववादी विचारधारा के कई कश्मीरी सक्रिय हैं। कश्मीरी डायस्पोरा के नाम से सक्रिय इन तत्वों को पाकिस्तान का पूरा समर्थन प्राप्त है या कश्मीर से आने वाले लोगों के साथ संपर्क करते हैं, उन्हें दावत के नाम पर अपनी भारत विरोधी बैठकों में शामिल करते हैं, या फिर कश्मीर के संदर्भ में भारत विरोधी सम्मेलनों, कश्मीर में तथाकथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर होने वाले कार्यक्रमों में भी ले जाने का प्रयास करती है, या पुलिस व अन्य सरकारी सेवाओं में शामिल लोगों को प्रमुखता से निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आईएसआई, आतंकी और अलगाववादी संगठन के प्रभाव में आ जाते हैं। विदेशी धरती पर सक्रिय कश्मीरी अलगाववादियों में से कई इस समय इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं और कई के खिलाफ कश्मीर में राष्ट्रद्रोह के मामले भी दर्ज हैं। पाकिस्तान आप देखिए बुरी स्थिति में फिर भी लगा हुआ है। ये आप देखिए, राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर लगेगी रोक। प्रतिबंध को लेकर अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में शिक्षा मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। कृषि मंत्री ने ड्रेस कोड को अनिवार्य बताते हुए उठाई है रोक की मांग। एक कहा कि ऐसे तो थानेदार भी कुर्ता पजामा व टोपी पहनकर आएगा। ये आप लोग बताइए, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? बड़े लंबे समय से आप देख रहे हैं कि बातें हो रही हैं। देश के लिए बलिदान में हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, मोदी साहब कह रहे हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। देखिए, इनकी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, देश के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब हर बार आप देखते हैं कि महात्मा गांधी की समाधि पर जरूर जाते हैं। आप देखें, राजघाट पर जरूर जाते हैं। तो आप देखते हैं सबका योगदान है देश में। और मैं कहता हूं कि जो लोग आप देखते हैं कि तारीफ नाथूराम गौडसे की भी करते हैं और गांधी की बुराई करते हैं, कभी आप देखते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब को गाली देने लगते हैं, तो मैं सावरकर की तारीफ करने लगते हैं। मैं कहता हूं ना तो इन्होंने सावरकर को पढ़ा, ना भीमराव को पढ़ा, ना ही गांधी को पढ़ा इन्होंने। ठीक है, अगर पढ़ते तो आप देखते हैं कि जरूर, मुझे लगता है कि कुछ तो समझते। इस तरह की गालीबाजी तो जरूर ना करते। एनएचआरसी ने न्यायिक हिरासत में मौत पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। ये आप देखेंगे कि एनएचआरसी के बारे में जरूर याद रखिएगा आप लोग। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया था। ये नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कर्नाटक में हनुमान ध्वज विवाद पर पीडीओ निलंबित हुआ। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए विपक्ष पर शांति भंग करने का आरोप लगाया। यह भाजपा जेडीएस के लोग इस मामले में सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन।
ये आप देखिए कर्नाटक के मांड्या जिले में हनुमान ध्वज उतारने के मामले पर जारी हंगामा यहाँ भी चल रहा है, कर्नाटक में भी। एक कर्नाटक देख लीजिए, बेंगलोर इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, और विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। अब आप देखिए, जान दे दूंगी, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी कह रही है। देखिए जो आप देख रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून आया हुआ है ना, उसी को लेकर विवाद हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाईकोर्ट के 2 जजों के विवाद पर बोले मुख्य न्यायाधीश, मैं शर्मिंदा हूं, कहा कानून के मंदिर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। गजब तमाशा है। तकनीक की मदद से बंदियों को आत्मनिर्भर बना रही है जेल की रोटी। ये 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। बंदियों व सजा पूरी कर चुके लोगों के पुनर्वास की पहल, ई कॉमर्स कंपनियां भी जुड़ेंगी इससे, अच्छी पहल है इससे। अब आप देखिए ये संपादकीय पाठ है, यह आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी मिलती है आप लोगों को यहाँ से, तो आप जरूर पढ़ा करिएगा। आगे की राह दिखाए अंतरिम बजट। तो बजट से जुड़ी अपेक्षाओं को सामान्य तौर पर कुछ समय पहले व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह साल अन्य वर्षों से अलग और विशिष्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पूरा विश्व अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का साक्षी बना। उन्हें उसकी आभा से हम सभी इतने अभिभूत तो रहे कि राम मंदिर से इतर ध्यान देने में थोड़ा समय लग गया। चूंकि यह चुनावी साल भी है, तो सरकार 1 फरवरी को पूर्ण बजट के बजाय वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। लेखानुदान के माध्यम से सरकार भारत की संचित निधि से अपने खर्च के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करती है। पर्याय अनुमति अक्सर 2 महीने की होती है। पूर्ण या सामान्य बजट से इतर यह एक अंतरिम बजट व्यवस्था होती है, जिसमें आप देखिए कर व्यवस्था, नीतियां शामिल नहीं होती है। और हालांकि कई बार सरकार पर ऐसे आरोप भी लगते हैं कि वह पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के बीच की महीन रेखा के अंतर को मिटा देती है। 1 फरवरी को होने वाली घोषणाओं को चाहे जो नाम दिया जाए, उनसे वह मंशा और दिशा अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए। भविष्य के लिए हम कौन सी राह पकड़ने वाले। किसी भी सामान्य वर्ष की तरह वित्त मंत्री से बड़ी अपेक्षाएं लगी हुई हैं। चूंकि इस समय भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने को लेकर चर्चा चल रही है, और उसके बीच यह देखना उपयोगी होगा कि जिस मंजिल तक हमें जाना है उस लक्ष्य और वर्तमान स्थिति में कितना अंतर है। और इस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो जल्द ही 3री सबसे बड़ी आर्थिकी बनने जा रही है। और इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर हम बहुत पीछे हैं। यह सही है कि लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन अपने आप में केवल यही पर्याप्त नहीं होता है। मानव पूंजी में निवेश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की पूर्व निर्धारित शर्त है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर बात करें तो प्रति व्यक्ति आधार और जीडीपी के अनुपात, दोनों कसौटियों पर हमारा व्यय आवश्यकता के अनुरूप बहुत कम है। कायाकल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन दोनों विषयों पर पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्यों का कुल संसाधन आवंटन जीडीपी के 2 से 3% के दायरे में है। इस मोर्चे पर हम विश्व के शीर्ष 100 देशों की सूची से बाहर हैं। हमारी आबादी के आकार को देखते हुए प्रति व्यक्ति स्तर पर तो स्थिति और भी दयनीय है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होती है कि हम कमजोरियों से जूझ रहे हैं। एक के बाद एक आने वाली सर्वे रिपोर्ट दर्शाती है कि पठन पाठन का स्तर कितना लचर है। निसंदेह आवंटन एवं गुणवत्ता के लिहाज से हम रातों रात विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकते हैं, किंतु आवंटन में चरणबद्ध बढ़ोतरी एक अच्छी शुरुआत होगी। बुनियादी ढांचागत विकास को प्राथमिकता देने के लिए हमें मौजूदा सरकार की सराहना करनी चाहिए। आर्थिक वृद्धि को आवश्यक आधार प्रदान करने के साथ ही बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती हैं, और इसके परिणाम भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिष्ट की पूर्ति के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, लेकिन इस रुझान में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हमारा समाज जितने स्तरों पर विभाजित है, जहां विकास के मोर्चे पर इतनी गहरी खाई विद्यमान हो, वहां चुनावी दबाव के चलते लोकलुभावनवाद के कुछ तत्व अपरिहार्य है। इसके बावजूद यदि हम कुछ चुनावी रेवड़ियां पर पुनर्विचार करते हुए सब्सिडी की एक आर्थिक परिधि तय
करने पर सहमति बनाते हुए अनुत्पादक खर्चों एवं कर रियायतों पर विराम लगा पाएं तो यह बहुत कारगर होगा। हालांकि चुनावी वर्ष में ऐसी संभावनाएं दूर की कौड़ी दिखती हैं। इसकी स्वाभाविक परिणति यही होगी कि राजकोषीय अनुशासन का अपेक्षित स्तर पर अनुपालन संभवतः न हो पाए। हमारी राजकोषीय घाटा और ऋण का स्तर महामारी के बाद से निरंतर बढ़ा है। तार्किक आर्थिक समझ तो यही कहती है कि लंबे समय तक इसे नजरअंदाज करना उपयुक्त नहीं होगा और चालू वित्त वर्ष में हमारे कर लक्ष्य से अधिक हो गए हैं। यह सराहनीय है, लेकिन इस बीच हमें खामियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से विनिवेश की तस्वीर निराशाजनक रही है। जब शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर है तब यह अवसर को बनाने का बढ़िया समय है। भूमि संसाधनों का मौद्रीकरण भी राजस्व जुटाने का एक अच्छा स्रोत है जिसे अभी तक भुनाया नहीं गया है। बजट में सबसे अधिक निगाहें प्रत्यक्ष कर से जुड़े प्रस्ताव पर टिकी होती है। इस परिदृश्य के गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है। कर प्रक्रिया को आवश्यक रूप से सरल एवं तार्किक बनाने के लिए नई प्रत्यक्ष कर संहिता काफी समय से लंबित एवं प्रतीक्षित है। लाभांश कराधान उच्च आय वर्ग पर ऊंची आय कर दरें, मानक कटौती में वृद्धि और वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ सरकारी रियायतें उचित ही अपेक्षित है। वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट कर में कटौती को उद्योग जगत और पूंजी बाजार ने हाथों हाथ लिया है, जबकि अधिकांश एमएसएमई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी साझेदारी एवं स्वामित्व स्वरूप में यह उचित होगा कि इन्हें भी कर में कटौती का लाभ मिले। और जहां तक व्यापक कर प्रस्ताव का प्रश्न है तो वह जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट का हिस्सा होंगे और मगर कुछ अनुकूल संकेत परिदृश्य में उत्साह का संचार करेंगे। सबसे आवश्यक तो सरलता, तार्किकता और निरंतरता के प्रभाव को बनाना है। कर संग्रह में आप देखिए उछाल के बावजूद जीडीपी के अनुपात में करों की स्थिति अभी भी निचले स्तर पर है और हमें एक छोटे समूह से अधिक खींचने की बजाय करों के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह एक वास्तविक सुधार होगा और ऐसे सुधार के विरुद्ध कभी दाव नहीं लगाना चाहिए। यदि उपरोक्त प्रस्ताव से कुछ अस्थायी राजस्व क्षति होती है तो व्यापक अनुपालन से न केवल उसकी भरपाई अपितु अधिक राजस्व प्राप्ति संभव है। और राज्य की नीति को दिशा देने का एक पहलू यह भी होना चाहिए कि नागरिकों को अनुभूति हो कि उनके द्वारा अदा किए गए कर का उपयोग अभिजात वर्ग की समृद्धि जीवन शैली को और संवारने के बजाय राष्ट्र निर्माण से संबंधित गतिविधियों में हो रहा है। ऐसे में वे कर अदायगी को लेकर अधिक सकारात्मक होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। एक किसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया? तरुण गुप्त के द्वारा। स्याह दिखने लगा कांग्रेस का भविष्य। अगर विपक्षी मोर्चा इंडियाई बिखरता है तो उसका सबसे अधिक राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को होगा। ये राजनीति की बात हो रही है। मैं आप लोगों से एक बार बोल चुका हूं कि अभी इस गठबंधन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर फिर भी गठबंधन बन जाता है, अच्छे से बन जाता है, जिसमें नीतीश कुमार तो जा चुके हैं, तो फायदा जरूर होगा इंडिया को, गठबंधन को। अब अपमान की वेदना, तिरस्कार या अपमान का विष सहन कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसकी प्रतिक्रिया में कोई क्रोधाग्नि में जलने लगता है या कोई मन में किसी ग्रंथि को पाल बैठता है। हमारी अपनी किसी कमी, त्रुटि या दुर्बलता के कारण सम्मान न मिले तो इससे पश्चाताप के रूप में निकलना ही होता है। हालांकि जब इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हो जिस पर हमारा बस नहीं है, तब तिरस्कार या असम्मान की स्थिति को झेलना वास्तव में बेहद कष्टकारी हो जाता है। ऐसे में तीव्र वेदना के क्षणों में मनुष्य ईश्वर पर पक्षपाती होने का आरोप भी बैठाता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर पाएंगे और देखिए एजुकेशन सर्किल के नाम से सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। बजट सत्र से उम्मीद क्या है? संसद के बजट सत्र के पिछले सत्र में निलंबित किए गए सांसदों को बहाल करने की पहल इस उम्मीद में की गई है कि इससे माहौल को सकारात्मक बनाने और दोनों सदनों का कामकाज सुगम तरीके से चलाने में आसानी होगी, लेकिन इसके आसार कम ही है। इसलिए कम है क्योंकि बजट सत्र वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है। इस सत्र के बाद कभी भी आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रति और अधिक हमलावर दिख सकता है। विपक्ष अपने हमलावर रवैये के जरिए यही दिखाना चाहेगा कि वह लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का डट का सामना करने के लिए तैयार है और स्पष्ट है कि इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा और इसके नतीजे में संसद में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। यह हंगामा इसके बाद भी देखने को मिल सकता है कि बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संसद को सही तरीके से चलाने पर सहमति व्यक्त की है और अतीत का अनुभव यही बताता है कि इस तरह की असहमतियों का कोई मूल महत्व नहीं रह गया है और इस कारण संसद के बाहर ही नहीं, संसद के भीतर भी विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति ही अधिक देखने को मिलती है। इस नकारात्मक राजनीति के कारण ही संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी कोई सार्थक चर्चा मुश्किल से ही देखने को मिलती है
और एक बात आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आज का विपक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है, पहले जो विपक्ष में था वो भी ऐसे ही करता, एक परंपरा बन चुकी है, सीधी सी बात कहिए। बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश होना है, अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती हैं, ऐसे बजट में किसी भी नई योजना को लागू नहीं किया जाता है। और आप देखिए, केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है, इसके बाद भी इसकी उम्मीद की जा रही है कि अंतिम बजट केवल चुनाव को ध्यान में रखकर ही पेश नहीं किया जाएगा। इसका एक कारण यह भी कि विपक्षी मोर्चे INDI में टूट फूट के चलते भाजपा की चुनावी संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही हैं। अनुकूल चुनावी संभावनाओं के चलते अंतरिम बजट में ऐसी घटनाएं कदम उठाए जाने आवश्यक है जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। यह संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिम बजट के पहले वित्त मंत्रालय की ओर से पेश विस्तृत रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित्त वर्ष में भी विकास दर 7% रह सकती है। और इस पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत है, और इसके बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। विशेष वैश्विक स्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो रहा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति के बाद भी रोजगार के उतरने अवसर नहीं पैदा हो रहे जितने अपेक्षित हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि अंतरिम बजट में भावी चुनौतियों का ध्यान रखा गया। पर्यटन की त्रिवेणी अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद निश्चित रूप से वहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और इनमें बहुत ही से ऐसे लोग होंगे जो काशी और प्रयागराज भी जाना चाहेंगे। ऐसे ही अगले वर्ष प्रयागराज के महाकुंभ में भी करोड़ों लोग आएंगे, जिनमें अधिकांश काशी और अयोध्या जाने को भी ललायत होंगे। इसे देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपनी ओर से पर्यटन विभाग को बसें देने की जो पहल की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय रहते ऐसा टूर पैकेज प्लान करने की जरूरत है जो श्रद्धालुओं को यथोचित शुल्क लेकर सुविधाजनक ढंग से अयोध्या और काशी पहुंचाए। प्रयागराज के आसपास की चित्रकूट, मेहर और विंध्याचल भी है और जिन्हें भी टूर पैकेज में जोड़ा जा सकता है। और इसी तरह आप देखते हैं कि काशी और अयोध्या से भी आसपास के धार्मिक स्थलों को बसों एवं ट्रेन से जोड़ने की जरूरत है। कुंभ में लगभग 45 करोड़ लोग के आने की संभावना है, इसलिए भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से भी ऐसा किया जाना जरूरी है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आवश्यक सेवाओं के लिए उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। यह योजना भी समय रहते ही तैयार की जानी चाहिए। कोई संदेह नहीं कि प्रयागराज, काशी और अयोध्या की त्रिवेणी प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को वैश्विक पहचान देने के साथ ही आर्थिकी को भी नई दिशा देगी और यह पर्यटन की लगातार बढ़ती संख्या को इसके प्राथमिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। अयोध्या में पिछले वर्ष लगभग 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे तो काशी में लगभग 7 करोड़ और प्रयागराज में यह आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच रहा है। प्रयागराज में कुंभ के समय काशी और अयोध्या भी पर्यटकों के अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी अयोध्या और काशी के लिए अधिक आकर्षण है और तो इसलिए एक जगह श्री राम का भव्य मंदिर, दूसरी जगह काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा इससे, धार्मिक पर्यटन। और आप देखते हैं पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। जलवायु संकट के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का मानसिक स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाएं और चरम मौसमी दशाएं व्यक्ति एवं समुदाय विशेष के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती सकती हैं। जलवायु की दशाएं वर्तमान और भविष्य दोनों के प्रति चिंता, चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद संबंधी विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और अवसाद को जन्म देकर मानसिक परेशानी उत्पन्न करती है। मानसिक स्वास्थ्य का खासकर उन लोगों पर प्रभाव अधिक होता है उन्होंने अधिक नुकसान का अनुभव किया है। क्लाइमेट एंजाइटी वर्तमान समय की हकीकत है, इससे कमोबेश सभी प्रभावित हैं। इससे तात्पर्य जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं का मानव की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव से है। भविष्य में आप देखिए जलवायु परिवर्तन के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंता होना स्वाभाविक है और इससे घबराहट, अनिद्रा, जीवन की अनिश्चितता जैसे मानसिक विकार सामने आ रहे हैं। शोध बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं मानसिक स्वास्थ्य पर तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव डालती है। मसलन 1992 में दक्षिण फ्लोरिडा में तूफान एंड्रयू के आने के लगभग 1 साल बाद भी उस क्षेत्र में रहने वाले 18% बच्चे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे लक्षणों से जूझ रहे थे, जबकि 2005 में तूफान कैटरीना से पीड़ित लगभग 30% बच्चे जटिल दुख से पीड़ित थे। उन बच्चों में हानि की तीव्र भावनाएं लंबे समय तक अवधि के बनी रही और इसी तरह अफ्रीका के सोमालिया में सूखे के कारण वहां की लगभग आधी आबादी 80 लाख अकाल का सामना कर रही है। और पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी विनाशकारी बाढ़ ने क्षेत्र में रहने वाले 3.3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इसके अलावा विश्व बैंक के 2019 के आंकड़ों के अनुसार होंडुरास की लगभग 30% आबादी कृषि क्षेत्र के लिए काम करती है, जहां बढ़ते तापमान और सूखा बड़े पैमाने पर पलायन में योगदान दे रही है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया औसत तापमान वृद्धि
का सामना कर रही है, तब इससे होने वाली फसल उत्पादन में कमी, संक्रामक रोगों के प्रसार, आपदाओं और प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता की हानि और शुद्ध हवा के संकट से मनुष्य की अनुकूलन क्षमता प्रभावित हो रही है, जिसका हमारे मन मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जहां हम हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं, वहीं सामुदायिक स्तर पर जलवायु संकट से निपटने के निमित्त पर्यावरण संरक्षण की कोशिशों को जारी रख सकते हैं। लेखक BHU में सुथार्थी, इनके द्वारा लिखा गया है। ये छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। नियमन से निखरेगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर समय रहते AI को अनुशासित नहीं किया गया तो यह काफी खतरनाक साबित हो सकती है। अपने आरंभिक दौर में ही यह निजता हनन के साथ श्रम बाजार में उथल पुथल मचा रही है, और इन आशंकाओं के बीच भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत विश्व भर में AI के नियमन को लेकर इन दिनों हलचल है। और इसी क्रम में अमेरिका ने कृत्रिम मेधा के नियम से जुड़े आदेश को मंजूरी दी है। इसे ब्लूप्रिंट फॉर NAI बिल ऑफ राइट्स नाम दिया गया है। अंग्रेजी शब्दकोश कलिंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अथवा मेधा को 2023 का सबसे शब्द बताया। और ये आप देख रहे हैं कि AI की बातें हर जगह चल रही हैं, जहां देखो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका ने की नियम की शुरुआत आप देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अनुशासित नहीं किया गया तो यह पक्षपातपूर्ण सामग्री पैदा करेगी, इसलिए। और यूरोपीय संघ ने दिखाई शक्ति वर्ष 2021 में से जारी बहस के बाद पिछले साल यूरोपीय संघ की संसद ने भी AI के नियम से संबंधित एक एक्ट मसौदा पेश किया। अब यूरोपीय संघ के सदस्य देश इसे लागू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। और यूरोपीय संघ के कानून में कृत्रिम मेधा के लिए प्रतिबंधित उच्च जोखिम सामान्य क्षेत्र तय किए गए हैं। कोई दल चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित न करे, इसके लिए इंटरनेट मीडिया में चुनाव प्रचार को उच्च जोखिम श्रेणी में डाला गया है। सूची में कंपनियों को इस बात की घोषणा करने होगी कि स्पष्टीकरण भी देना होगा कि कौन सी सामग्री बनावटी बुद्धि से तैयार की गई है। इस एक्ट के लागू होने के बाद मशीनी दिमाग के जरिए लोगों की जिंदगियों में गैर जरूरी दखल देने वाली कंपनियों पर उनकी कमाई का 6% जुर्माना लगेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियम का भारतीय परिदृश्य की बात करें तो भारत में विभिन्न उद्योग संगठन पहले ही कृत्रिम मेधा के लिए एक नियामकीय तंत्र की जरूरत पर बल दे चुके हैं। नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 2008 में एक रणनीतिक दृष्टि पत्र प्रकाशित किया था। उसमें बताया था कि भारत में कृत्रिम मेधा से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट सिटी, आधारभूत संरचना तथा आधुनिक परिवहन की शक्ल बदल सकती है। और उसमें AI जनित चुनौतियों और समाधानों का भी उल्लेख है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने भी 2017 में AI का एक कार्य दल का गठन किया था। उसके द्वारा की गई अहम सिफारिशें में अंतर मंत्रालय कृत्रिम मेधा मिशन का गठन हुआ। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में AI के उपयोग और जोखिम की पड़ताल करने के लिए एक कार्यबल का गठन 2018 में किया गया था। और उसने सैन्य कृत्रिम मेधा परिषद, सैन्य कृत्रिम मेधा परियोजना एजेंसी के गठन तथा डाटा प्रबंधन और प्रशिक्षण एवं पृथक बजट से जुड़े कई अहम सुझाव दिए थे। इसमें देखते हैं कृत्रिम मेधा पर वैश्विक साझेदारी की भी बात हो रही है। ये आप देखिए AI पर वैश्विक नियमन का मुद्दा भी अहम है। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिटेन की मेजबानी में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, चीन समेत 30 देश कृत्रिम मेधा के वैश्विक नियमन पर सहमत हुए थे। भारत ने कुछ दिन पहले ही कृत्रिम मेधा पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। मालूम हो कि 2020 में स्थापित GPAI के 29 सदस्यों देश हैं। अच्छी बात है कि भारत इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समूह और UK AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन को एक मंच पर लाने में सफल रहा है। इससे पहले G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में भी मानवता के हित में कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल का आह्वान किया गया था। यह सच है कि भारत की पहचान IT उद्योग के वैश्विक अगुवा की है। कंप्यूटर आधारित ज्ञान की समृद्ध बुनियाद पर खड़े हमारे देश के लिए कृत्रिम बुद्धि रोजगार और सामाजिक उन्नति के नए अवसर लाएगी। और देश की आधी से अधिक आबादी 25 साल से कम उम्र की है। यदि हम जल्द ही संभावनाएं भरे इस क्षेत्र को अनुशासित कर लेते हैं तो यह तकनीक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक बदलाव का भाग बनेगी। प्रभाव दिखाने का दौर एक तंज कसा जाता है, देख लिया करिएगा। रामराज का आधार है ज्ञानवान समाज। रामराज की बातें काफी हो रही है। सबके हित में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम केवल स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री साहब बातें कहते हैं ना आपने, तो उसी की बात हो रही है। ग्रीन एनर्जी से घटेगा पेट्रोल डीजल का आयात। वित्त मंत्रालय का अनुमान 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से बचेंगे 1 लाख पेड़। 2600 मेगावाट सोलर उत्पादन क्षमता थी वर्ष 2014 में। और
76,000 मेगावाट हुई वर्ष 2023 में सोलर उत्पादन की। अब अधिक रकम भारत भेज रहे हैं प्रवासी कामगार जो भारत से बाहर रहे थे, उन्हीं की बात हो रही। इस अवधि के कर तक कार्बन उत्सर्जन में सालाना 5 करोड़ टन की आएगी कमी। भारत अपनी जरूरत का 80% पेट्रोल डीजल का आयात करता है। 2024 में 6.5% की मजबूत दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी की। कौन कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ताजा आर्थिक परिदृश्य में जताया अनुमान, चालू कैलेंडर वर्ष में वैश्विक विकास दर 3.1% रहने की बात कही है। देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संस्थान है, जो संगठन है, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा आप लोग अपने पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उभरने में सहायता करना इसका काम है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अनिल लाहौटी बने दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन। ट्राई के भारत मोबिलिटी एक्सपो को संबोधित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। विलय को लेकर एनसीएलटी पहुंचे जी के शेयर धारक। सोनी पिक्चर्स के साथ विलय की मांग को लेकर जी इंटरनेट के शेयर धारक 6 से 7 महीने में 5G सेवा शुरू कर सकती है वोडाफोन। बड़ी कंपनियों में बिकवाली से एक 801 अंक लुढ़का सेंसेक्स। कपड़ा खाद्य प्रसंस्करण दवा क्षेत्र की पीएलआई में बदलाव पर विचार हो रहा है। जुड़ी प्रोत्साहन योजना है ना उसी की। डिजिटल होंगी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, अमित शाह साहब कह रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री बोले कंप्यूटराइजेशन से दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, किसानों को सहज मिलेगा कृषि ऋण। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश की बात हो रही है। देश में मिले 718 हिमतेंदुए, लद्दाख में सर्वाधिक हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश में पहली बार हिमतेंदुओं की गणना की है। कुल है, आप देखते हैं 718। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार विलुप्त हो रही प्रजाति के संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। लद्दाख में आप देखिए 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9। कूनों से निकलकर बस्ती तक पहुंचा मादा चीता, वीरा लौटी। देख लीजिए। ये बिग बॉस सीजन का विजेता बना है ना मुनव्वर फारूकी। बॉनी कपूर की कंपनी बनाएगी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दोनों दलों ने झोंकी ताकत। अब बाइडन ट्रंप ने, ये अब आप देखिए चुनाव होना है ना अमेरिका में भी राष्ट्रपति का। कितने साल का कार्यकाल होता है इनका, ये बताइए। कई बार हम लोग बात कर चुके। अब देखें दुनिया में उठापटक चल ही रही है। दुनिया के बदनाम बाजारों की सूची में भारत के 3 शामिल। ये बाजार है ट्रेडमार्क जालसाजी या फिर कॉपीराइट चोरी में शामिल। अमेरिका की सूची में 3 ऑनलाइन भारतीय बाजार भी है, देख लीजिए, ऐसी भी रहती हैं। जलवायु संरक्षण के लिए अधिक धन आवंटन की मांग हो रही। जर्मनी की राजधानी बार्लिन में मंगलवार को पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने स्प्री नदी के अत्यंत ठंडे पानी में, आप देखिए, ये आप देखिए खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, उसने क्या उपलब्धियां हासिल की, ये आप लोग देखा करिएगा। और क्रिकेट में तो मुझे लगता है कि आपको दिलचस्पी है, तो आप लोग एक एक बॉल भी देखते होंगे। पैदल चाल एथलीट अक्षयदीप ने अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। पेरिस ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके पंजाब के अक्षयदीप ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल स्पर्धा में मंगलवार को पुरुष 20 किलोमीटर वर्ग में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पुरुष हॉकी टीम हारी। मोहम्मद राहिल की हैट्रिक के बावजूद भारत को FIH हॉकी 5 पुरुष विश्व कप क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को नीदरलैंड से 7-4 से हरा दिया है। साइन अफरीदी ने डेजर्ट वाइपर्स को MI पर दिलाई रोमांचक जीत। भूटिया ने इसका इस्तीफा। पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया ने महासचिव के रूप में साजी प्रभाकरन की बर्खास्तगी के बाद देश में फुटबॉल के प्रशासन में मौजूद अव्यवस्था के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। सिनर का भव्य स्वागत। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जूनियर जानिक सिनर का इटली लौटने पर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। महाराष्ट्र की भारोत्तोलक ग्रीष्मा थोराट ने जीता पदक, आप देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में।
ग्रैंड मास्टर दिव्या ने दर्शकों पर लिंग भेद का आरोप लगाया। संजय सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी खेल मंत्रालय ने। ये अभी आप देखते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के संजय सिंह बने थे ना अध्यक्ष, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके बुरे दिन हुए और हटा दिया गया उन्हें, तो उसी की बात हो रही। इस संयुक्त परिवार बिखरने से बुजुर्गों की नहीं हो रही देखभाल, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। और अदालत के एक दंपति को मां के घर का अवैध कब्जा छोड़ने को कहा ऐसी संतानों पर गर्व जो मां बाप की संपत्ति पर नजर नहीं डालते हैं। केरल में सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को 90 साल की सजा हुई है। बेहतर जीवन शैली रखें। मैं तो कहता हूं कि आप लोग किया करिएगा, थोड़ा अपने आप पर ध्यान दिया करिएगा, योगा करते रहा करिएगा, घूमते रहा करिएगा। जीवन शैली के अलावा पर्यावरणीय कारण भी होते हैं। पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने से खाद्य पदार्थ में विषाक्तता बढ़ने जैसे फंगस लगने से लीवर कैंसर का जोखिम रहता है। इसलिए मोटापा व आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। बदलते मौसम से भी सतर्क रहा करिएगा। ये सड़क बनाने की वाली महिलाओं को सवेतन मातृत्व अवकाश देने की बात हो रही है। नियोक्ताओं को देनी होगी पंजीकृत महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी। 2 बच्चों की बात की प्रसूति में मिलेगा 12 का सवेतन अवकाश। अच्छी बात है, अच्छी पहलें होती हैं। फ्रांस में पढ़ाई से पहले भारतीय छात्रों को सीखने होगी फ्रेंच भाषा। राष्ट्रपति मैक्रो ने फ्रेंच भाषा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी की है। सेना ने बंगाल में किया डेविल स्ट्राइक, वायुसेना के साथ दिखाया दमखम। चीन से लगी सीमा से कुछ दूर राफेल C-130 हरक्यूलिस AN-32 और हेलीकॉप्टरों के साथ अभ्यास। 22 से आप देखिए 27 जनवरी के बीच अभ्यास में शामिल हुए पूर्व कमान के 1000 से अधिक पैराट्रूपर्स। अब देखिए हरियाणा में सबके साथ प्रदर्शन किया तो 5 साल तक जेल होगी। आप देखिए सरकार ने लिया है। ये आप देखें कि द हरियाणा अनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है ना, ध्यान रखिएगा आप हरियाणा वालों। और इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार गरिमा उचित उपचार का अधिकार जीवित रहने से परे मृत्यु के बाद शरीर को शामिल करने तक विस्तारित है। अगर किन्हीं कारणों से परिवार के सदस्य अगर मृत शरीर को अस्वीकार कर देते हैं या अंतिम संस्कार से इनकार कर देते हैं तो प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करेंगे। ये आप देखिए, आप देखेंगे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से अलग हो गया। 2020 में आज ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ EU छोड़ने की घोषणा की थी। इसे ब्रेक्जिट के रूप में जाना जाता है। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह में 52% मतदाताओं के द्वारा ब्रेक्जिट के समर्थन के बाद अगले अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ब्रिटेन EU छोड़ने वाला एकमात्र संप्रभु देश है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर बना हेमा। 1961 में आज ही के दिन हेमा नामक चिंपैंजी अमेरिकी MR-2 यान से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर बन गया। यह यात्रा मरकरी मिशन का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पहली बार मनुष्य को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाना था। इससे अंतरिक्ष में मानव की पहुंचने की राय खुली थी। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 1923 में आज ही के पंजाब के कांगड़ा अब हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 1942 में हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन बाद में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में शामिल हुए। आज़ादी के बाद उन्हें श्रीनगर एयरवेज की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 3 नवंबर 1947 को पाक ने कबायली घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया। बड़गाम में कमान संभाल रहे मेजर हमलावरों को खदेड़ते समय बलिदान हो गए थे। 1950 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था इन्हें। निकटवर्ती आकाशगंगाएं, ये आप देखिए 19 निकटवर्ती सर्पिल आकाशगंगाओं के अद्भुत चित्र हैं। इन मंत्रमुग्ध कर देने वाले चित्रों को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लिया है। ये तारों के निर्माण के साथ साथ आकाशगंगा संरचना एवं विकास पर नए सुराग देती है और इनकी सुंदरता एवं जटिलता को भी प्रकट करती है। 19 आकाशगंगाओं में सबसे निकटतम को NGC 5068 कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग आप देखिए 15 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई गई चिप सफल रहा प्रयोग। आपको केवल सोचने भर से कंप्यूटर मोबाइल करेंगे काम, अब आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। मस्क ने 2016 में बनाई थी न्यूरालिंक कंपनी। मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक कंपनी बनाई थी। न्यूरालिंक ब्रेन चिप इंटरफेस बनाने का काम करती है। इस चिप की मदद से दिव्यांग लोग भी
फिर से कुछ हद तक बेहतर जीवन जी सकेंगे। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार लोग क्लिनिक परीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी में चोट या न्यूरॉन से संबंधित बीमारी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के कारण दिव्यांग हो गए हैं। चलिए अच्छी बात है। सिक्के के आकार का है न्यूरालिंक का उपकरण। एप्पल आईफोन पर 118 नई इमोजी, देख लीजिए। लीवर लोगों के इलाज में गुणकारी ग्लो की उपयोगिता ब्रिटिश फार्म ने लगाई मुहर। ये ग्लो तो आप लोग देखते होंगे, लीवर को आप देखते हैं कि स्वस्थ रखने के साथ शरीर की कोशिकाओं का क्षरण रोकने और लीवर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया शोधपत्र। 28 वर्ष बाद मिला नदी में खोया हुआ बटुआ। गिलोय तो आप देखते हैं कि इम्यूनिटी को पावर देता है। आपको सर्दी जुकाम है तब भी आप पी सकते हैं इसका काढ़ा बना के, काफ़ी अच्छा रहता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हो, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामना है। ईमानदारी से तैयारी करिए, आप लोग मेहनत करिए, आप लोग हर हाल में देखिए, तभी कुछ होने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग। धन्यवाद।